लिया है, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पहले लिए हैं, 51 प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित लिए हैं, उसके बाद में फिजिक्स के हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के हैं, जनरल साइंस है, कोई बहुत डीप साइंस नहीं है कि आपको मतलब वो होता है ना कि सर ये तो समझ से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य प्रश्न ही आने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। देखो रेशम कीट पालन को अगर हम कहें तो रेशम कीट पालन को अगर हम यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे एपीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, शेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। एपीकल्चर की हम बात करें, एपीकल्चर हो गया आपका कौन सा, मधुमक्खी पालन है, उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं और फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, ये तो फल और सब्जियों से संबंधित हो जाता है आपका हॉर्टिकल्चर, लेकिन फ्लोरिकल्चर है वो फूलों से संबंधित हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुजी सेरीकल्चर जो है वो इससे संबंधित हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, और हालांकि इसके संबंध में रेशम कीट के संबंध में और भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, मैं आपको कराऊंगा, फटाफट सभी साथी शेयर कर दो, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है, ये कौन सी गैस है वो प्राचीन यानी आदिम काल से पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति। अरे गुरुजी वायुमंडल में अनुपस्थिति, मुझे क्या पता, मैंने तो साइंस पढ़ी नहीं। हम समस्या आते ही रोना स्टार्ट कर देते हैं, बिलखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो पेपर आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो गैसेज है, इनमें जो ऑक्सीजन नामक जो गैस है, अपनी जो ऑक्सीजन गैस है, ये कब उत्पन्न होगी। ऑक्सीजन तब उत्पन्न होगी जब गुरुजी हरे पौधे होंगे। क्या होंगे, जब हरे पौधे होंगे तब ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन है वो आएगी कहां से। तो ऑक्सीजन कैसे आएगी, पेड़ पौधे होने की वजह से, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ना गुरुजी पढ़ी कौन साइंस, डर लग रहा है। अरे डर के आगे जीत है। जवानी में अगर डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। अपनी जवानी के अंदर अपना आत्मबल बढ़ाइए, कॉमन सेंस छोटी छोटी बातें होती है। अब ये सारी चीजें याद रखें, पेड़ पौधे और दलदल वगैरह, कीचड़ अगर वह कहीं है और उन आर्द्र भूमि वगैरह, वहां से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है, वो सब आपको याद रहना चाहिए। अगला एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये जो किताब है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बहुत फेमस किताब है। इसके लेखक कौन है, लीनियस है, क्लेमार्क है, मेंडल है या डार्विन है। इसके लेखक कौन है, बिल्कुल नेहा, पूजा, रियल लाइफ, कोमल, बताओ बताओ बताओ, चलो 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 फटाफट बताओ। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है जो हम यहाँ बात करें। तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो लेखक है वो आपके लेमार्क की है या डार्विन की है। ये डार्विन की किताब हो जाती है। डार्विन कहाँ के थे, डार्विन थे आपके इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। कौन थे ये, मतलब इंग्लैंड के निवासी वैज्ञानिक थे और जैव विकासविद थे, कि मतलब जीवों का विकास है वो किस चरण से होकर गुजरा और कैसे कैसे इनका विकास हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इन्होंने कहा था कि भाई जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा और जो एग्जिस्ट कर पाएगा, जो सर्वोत्तम है वही जीवित रह पाएगा, बाकी वाले मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये डार्विनवाद, इस सिद्धांत को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहा जाता है। प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद, प्रकृति में जो भी चेंज है वो हमें स्वीकार करने पड़ेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। सीईटी जैसे एग्जाम है तो आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। कोई भी एग्जाम के लिए मान लो वो क्वालिफिकेशन एग्जाम हो गया तब आप दूसरा एग्जाम दे पाओ, तो सीईटी जैसे एग्जाम से तो वो आप क्वालिफाई करने तो पड़ेंगे, है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते फतेह सिंह। तो डार्विन ने यही कहा था कि प्राकृतिक वर्णवाद, जो प्रकृति के चैलेंजेस को स्वीकार करेगा वही जिंदा रह पाएगा। इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। आगे देखिएगा, एक आर्कियोप्टेरिक्स है ना, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव हैं वो किन दो वर्गों के बीच में कड़ी का काम करता था। देखो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये उड़ भी सकता था और इसकी खास विशेषता ये हुआ करती थी आर्कियोप्टेरिक्स की कि ये सरीसृप भी था और पक्षी भी था, यानी उड़ भी सकता था और रेंग भी सकता। इस तरह से एक तरह से ये जीव, दोनों जीवों के बीच में कड़ी का काम करता था। सरीसृप और आपका पक्षी, ये इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी यानी उड़ता भी था ये और सरीसृप वाली श्रेणी में भी आता था। ये मैमथ वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका के अंदर बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जो आप हाथी देखो ना, इससे भी कई गुना बड़े हाथी हुआ करते थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते थे। और मैमथ है ना, बहुत विशालकाय हाथी हुआ करते थे। तो ये किसके पूर्वज है, मैमथ है वो मारवाड़ी में कहते जो कितना वडेरा है, ठीक है।
अपन मारवाड़ी में कहा जो कि ना वडेरा है, तो ए जो वडेरा है ए आप रहे मैं मत है ना हाथी के पूर्वज है, ये होते थे विशालकाय हाथी हुआ करते थे ना, विशालकाय हाथी हुआ करते थे और अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते थे आज से करोड़ों वर्ष पहले। नमस्ते नमस्ते किशनलाल, किरण, दिशा, करुणा, नेहा, सभी को नमस्ते। शेयर करो अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हो सके तो आप जैसे कांस्टेबल के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी जो स्टेटस लगाओगे मेरी क्लास के लगाओगे, इसके अलावा कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। 10 दिन बाद मिलते हैं जय हिंद के साथ में, वर्दी आपकी होकर रहेगी। अधिकांश कीट है वो श्वसन कैसे करते हैं? जितने भी जीव जो कीट है ना, यहाँ बात हो रही है कीटों की बात हो रही है, कीट पतंगे उनकी अलग कैटेगरीज जो है उनकी बात हो रही है। राजस्थान जी के, इंडिया जी की स्पेशल क्लास लेके आइए, अरे लाएंगे फतेह सिंह, पहले ये पढ़िए, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। तो जो आपके कीट होते हैं ना वो वातक तंत्रों से श्वास लेते हैं। वातक तंत्र क्या होता है इनके ऊपर बात करें तो वातक तंत्र में यहां पर बताए वायु नलिकाएं या जिसे ट्रैकी कहा जाता है, वायु नलिका जिसे कहा जाता है या ट्रैकी, वायु नलिका या जिसे हम ट्रैकी कहते हैं या जिसे एयर ट्यूब्स कहा जाता है, उनके माध्यम से ये श्वास लेते हैं। वातक तंत्र इनको कहा, स्किन से नहीं भाई, त्वचा से नहीं लेंगे, वातक तंत्र से लेंगे, त्वचा से नहीं लेंगे, क्लोम से नहीं लेंगे, फेफड़ों से बड़े जीव लेते हैं। और फेफड़े हमारे क्या काम करते हैं बताइए? हमारे शरीर में श्वास के अलावा फेफड़ों का क्या काम है? तापमान को नियंत्रित करने का काम किसका है? फेफड़ों का होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, महिला बाल अपराध करा दो, लक्ष्मी करवाएंगे, मैं एक अकेला, तुम इतने सारे, कराएंगे। करंट अफेयर्स कराऊंगा सबसे पहले, अगली क्लास 5 जून को सुबह 10 बजे आएगी, तैयार रहना। अगले 2 दिन जम के मेहनत करूंगा मैं इसके ऊपर, 20 घंटे के अंदर 200 प्रश्न तैयार करूंगा, अपने हाथ से लिखकर एक एक प्रश्न, ताकि हूबहू एग्जाम में भिड़ जाए। चलिए, रेशम कीट जिन पर पनपता है, यहां पर एक बार पुनः जो प्रश्न पूछा गया है वो रेशम कीट के संबंध में पूछा गया है कि रेशम कीट है वो किसके ऊपर पनपता है? रीठे की पत्तियां होती है कि वेड़ू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां या शहतूत की पत्तियां? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, शहतूत जो है पेड़ उसकी पत्तियों पर ये पनपते हैं, यहां पर याद रखिएगा। अगला, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है ना, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पादपों का आर्थिक महत्व नाम से हर एक एग्जाम के अंदर एक टॉपिक दिया जाता है कि पादपों का आर्थिक महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस भाग से अपन हल्दी को प्राप्त करते हैं? हल्दी है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? हल्दी की यहां बात करें तो जड़, तना, फल या पुष्पकली। जो हल्दी है वो फल है या तना है या जड़ है या पुष्पकली है? कोई बी बता रहा है, कोई ये बता रहा है। ओके गुरुजी, मैंने 10 लोगों को शेयर कर दिया, वाह मेरे लाडले, तेरी वर्दी होकर रहेगी। अगर तूने ईमानदारी से मेहनत की है और एग्जाम के टाइम में टेंशन नहीं लेगा तो वर्दी तुझे मिलेगी। ओके पवन कुमार, बेटा मैंने एग्जाम टाइम में, स्कूल टाइम में कभी बंक नहीं मारा था, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अपने शादी के घर परिवार में शादियों के जो सीजन होते हैं सब स्किप कर दिए थे। स्कूली शिक्षा मेरी बहुत जबरदस्त हुई। कॉलेज लाइफ में भी यूपीएससी की जब तैयारी करते थे उस समय भी अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है, चिंता मत करो, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो टॉपर था ही मैं, स्टेट लेवल में भी अच्छी रैंक हुआ करती थी सीनियर सेकेंडरी में, तो एजुकेशन लाइन अच्छी रखी मैंने। और इधर फिर यहाँ आने के बाद जब लाखों बच्चे पढ़ने लग गए तो फिर इसी फील्ड में अपन आ गए और करियर बना दिया, और आज लाखों बच्चे पढ़ रहे, साल भर में 10 लाख बच्चे तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं मेरी जो पढ़ाई है ना, मेरे माता पिता ने जो मुझे पढ़ाया वो आपके काम आ रही है ना। चलिएगा, धन्यवाद। पौधे के कौन से भाग से आपकी यहां पर हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी है ना वो तना है। हल्दी क्या है? तना होता है, याद रखिएगा। हल्दी है वो आपका तना होता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाए, इसे प्रकंद भी कहेंगे। ऑप्शन के अंदर तना नहीं हो, प्रकंद हो, या प्रकंद के साथ साथ आपका राइजोम हो तो भी आप गलत करके मत आना, गुरुजी तना तो दिखाई नहीं दे रहा है। तना कहो, राइजोम कहो, प्रकंद कहो, एक ही बात है, ये बार बार ऑप्शन आता है, ठीक है। 12 घंटे वाली क्लास देख ली, थैंक यू। उसमें से तुम्हारे कांस्टेबल एग्जाम के अंदर 17-18 प्रश्न मिल जाएंगे, 150 में से 17-18 सिर्फ 12 घंटे वाली क्लास में से। तो हल्दी, प्रकंद या तना, राइजोम एक ही बात है, याद करिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो आपका वानस्पतिक नाम इसका क्या है? कुरकुमा लौंगा है। कुरकुमा लौंगा इसका वानस्पतिक नाम हो जाता है। कुरकुरा नहीं है,
गुरुजी कुरकुरा तो घना ही ध्यान है मैंने, नहीं, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, ये लौंग नहीं है लेकिन कुरकुमा लौंगा इसका वनस्पतिक नाम है और जिंजीबर कुल का ये पौधा है। कौन सा? जिंजीबरेसी कुल का